मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह मफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, our today's topic is the effect of temperature on solubility. We were discussing about the different factors which affect the solubility. We have already discussed the two factors. Number one is solute and nature of solute and solvent, and other is pressure. These two can affect the solubility. Now today we will discuss about how does the temperature affect the solubility of different substances. You can find the links of that previous videos on this topic in the description. Now come to the point. How does the temperature affect the solubility? हम इस टॉपिक को दो फेजेस में डिस्कस करते हैं कि पहले हम गैसेस की सॉल्युबिलिटी को देख लेते हैं, उसके बाद हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे। हमने पहले इससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि सोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सोल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, यानी सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और टाइप्स जो होती हैं वो भी इनकी फेजेस के लिहाज से डिफरेंट 9 टाइप्स हमने पढ़ चुकी हैं। तो अब हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करते हैं जब गैस इन लिक्विड होता है, यानी गैसेस की सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कम होती है और टेम्परेचर को डिक्रीज करने से ज़्यादा होती है, यानी इंक्रीज कर जाती है। यानी इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है सॉल्युबिलिटी का और गैसेस की सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर के साथ, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और टेम्परेचर को डिक्रीज करने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तमाम गैसेस के लिए यही है कि हर गैस, किसी का कम मार्जिन होता है उसकी इंक्रीज बढ़ने का और किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन तमाम की तमाम गैसेस के लिए यही है कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कम होती है। इसकी आप डेली लाइफ में भी आप एग्जांपल देख सकते हैं कि आप अगर कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसमें प्रेशर के साथ उसमें डिज़ोल्व की हुई होती है। जब आप कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाते हैं तो एक को जो है रूम टेम्परेचर पे रख लें और एक को आप फ्रिज में रख लें। थोड़ी देर बाद निकाल के देखेंगे कि फ्रिज वाली का ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा और जो रूम टेम्परेचर पे है उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि जिसका रूम टेम्परेचर पे रखी थी, यानी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे आपको गैस के बबल्स नज़र आएंगे। जो फ्रिज से निकालेंगे वहाँ पे आपको गैस के बबल्स नज़र नहीं आएंगे या कम नज़र आएंगे। इसका रीज़न ये होता है कि कम टेम्परेचर पे गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है और आपको वो जो गैस होती है वो डिज़ोल्व हुई होती है जो फ्रिज से निकालते हैं, इसलिए उसके बबल्स आपको सामने नज़र नहीं आते। जबकि जो आपने रूम टेम्परेचर पे रखी हुई है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फिर वो डिज़ोल्व नहीं होती बल्कि वो फिर उससे आपको उसके बबल जो हैं वो इवॉल्व हो जाती है, तो उसके बबल्स आपको सामने नज़र आते हैं। यहाँ पे आप देखें आपकी बुक में ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया गया है और वाई एक्सिस पे क्या लिया गया है, सॉल्युबिलिटी ली गई है। आपको मिली मोल पर लीटर इसके में ली गई है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो मिली मोल पर लीटर में है, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ये आपको जो इस कर्व से नज़र आएगा। पहले मीथेन गैस है, मीथेन गैस के भी देखें कि ये जूं हम इस तरफ आते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये देखें टेम्परेचर जूं इंक्रीज करते हैं ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ये यूं नीचे आएंगे तो कम होगी ना, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी। तो ये मीथेन गैस है, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से कम हो रही है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस का कर्व है, तो ऑक्सीजन की भी ये देखें कम हो रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड की ये भी देखें सेम कर्व है, किसी का ज़्यादा कर्व है और किसी का कम है, लेकिन सब पे इफेक्ट टेम्परेचर का एक जैसा है कि जूं हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। अब जब हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि इसका हार्ड एंड फास्ट कोई जनरल रूल नहीं है। सॉल्युबिलिटी को, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। फर्ज करिए हमने 3 बीकर ले लिए, आप 3 बीकर ले लें।
यहाँ पे हमने ये 3 बीकर ले लिए। अब इसमें हम सोल्यूशन बनाएंगे। सब में हम ले लेते हैं वाटर। रूम टेम्परेचर पे हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ का रूम टेम्परेचर इस वक्त जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये सारे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं। ये हमने वाटर ले लिया और तीनों का टेम्परेचर क्या है इस वक्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें हम डिफरेंट सब्सटेंस का जो है सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में। फर्स्ट जो है उसमें हम अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। इसमें हम डालेंगे अमोनियम क्लोराइड। सेकंड में हम डाल लेते हैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल लेते हैं। और थर्ड में हम जो है हम सोल्यूशन बनाते हैं आम जो टेबल सॉल्ट होता है यानी सोडियम क्लोराइड का। अब जब हम इनका सोल्यूशन बनाते हैं, जब जो ही हम इसको डालते हैं तो आप देखें कि बीकर को हाथ लगा के देखें या थर्मामीटर से करके देख लें, आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि ये जो है जब हम NH4Cl का इसमें सोल्यूशन बनाते हैं तो इसका जो है टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से हम थर्मामीटर जो है डाल के देखते हैं तो थर्मामीटर इसका टेम्परेचर जो है वो सोल्यूशन बनने के बाद इसका टेम्परेचर हो जाता है 18, फ़र्ज़ करिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यानी कूल हो जाता है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी ये इसमें क्या होता है ये गर्म हो जाता है। वैसे भी हाथ लगा कर आप देख लें तो ये क्या होता है गर्म हो जाता है, जबकि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। तो ये जो सोल्यूशन बनाने के बाद जो इसका टेम्परेचर होता है उसको हीट ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। हीट ऑफ सोल्यूशन क्या चीज़ होती है और क्यों होती है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। सोल्यूशन जो है वो कोई तब बनता है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो सल्यूट, ये देखें जब हम पहले होता है सल्यूट की आपस में जो ये कंपाउंड होता है सल्यूट की आपस में फोर्सेस होती हैं, यानी NH4Cl है तो सल्यूट फोर्स होगी, इसके दरमियान जो होती है वो सल्यूट एंड सल्यूट फोर्स होगी, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है सल्यूट। जो सॉल्वेंट था H2O तो उसकी सॉल्वेंट फोर्सेस होती हैं। तो सोल्यूशन तब बनता है जब सल्यूट सॉल्वेंट फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है सल्यूट फोर्स से भी, यानी सोल्यूशन जो है वो कब बनता है, सोल्यूशन तब बनता है जब सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ग्रेटर हो जाती हैं सल्यूट फोर्स से भी और सल्यूट सॉल्वेंट फोर्स से भी। तो सल्यूट सॉल्वेंट, अब ये सल्यूट और सॉल्वेंट फोर्स जब ज़्यादा हो जाती हैं तो तब सोल्यूशन बनता है। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्सटेंस आप डाल रहे हैं जिसमें सल्यूट फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है तो इसको तोड़ने के लिए, यानी ताकि इसकी सॉल्वेंट के साथ फोर्स ज़्यादा करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए क्या होता है हीट एनर्जी चाहिए होती है। तो वो हीट एनर्जी ये इर्द गिर्द से ये अपने सराउंडिंग से ले लेता है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है। ये तो इस किस्म के जो हीट ऑफ सोल्यूशन जिसमें हीट जो है वो उसके सिस्टम के अंदर जाती है उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर, थर्म का मतलब होता है हीट। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। अब को ऐसा होता है कि जिसमें सल्यूट फोर्सेस जो हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं, यानी इसमें इतनी ज़्यादा जो है वो सल्यूट फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती, तो वो एनर्जी बाहर निकाल देता है हीट की फॉर्म में। तो इसकी जो है इसके लिए इसका टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्सोथर्मिक है जिसमें हीट जो है वो इवॉल्व होती है, यानी हीट निकलती है। तो बाहर, एक्सो का मतलब होता है बाहर और थर्मिक का मतलब, थर्म का मतलब होता है हीट। तो ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट ना इवॉल्व होती है ना ही उसके अंदर जाती है, इसमें एब्जॉर्ब होती है, उसको कहते हैं आइसोथर्मिक। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है हीट। तो ये प्रोसेस जो होता है वो आइसोथर्मिक होता है। तो अब ये सारी टर्म्स आपकी समझ में आ गई हैं। तो अब हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो जो
एंडोथर्मिक जो प्रोसेस होता है जिसमें जो है वो हीट उसको चाहिए होती है इनिशिएट करने के लिए, यानी उसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यानी ये पहले कूल हो गया है, तो इसको टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर के साथ। तो इसमें टेम्परेचर जो है ये वाला एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जबकि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो पहले ही हीट निकाल रहा है। तो जब हम इसमें और इसको गर्म करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो पहले ही गर्म है, आप इसको गर्म करेंगे, एक्सोथर्मिक है, तो क्या होगा कि इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी इसका इनवर्स रिलेशनशिप है सॉल्युबिलिटी पर, कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता। जब आइसोथर्मिक है तो यहाँ पे टेम्परेचर का रिलेशनशिप कोई भी नहीं है सॉल्युबिलिटी के साथ। अगर इफेक्ट होता है तो इतना नेग्लिजिबल होता है कि उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो क्या होता है, सॉलिड में हमें पास जो सिनेरियो बनते हैं वो एक ये बनता है कि बाज़ जो सब्सटेंस होते हैं कि उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। बाज़ सब्सटेंस होते हैं जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और बाज़ ऐसे होते हैं कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट नहीं होता। अब एक चौथा भी इसमें स्टेट होती है। चौथी स्टेट में बाज़ ऐसे भी सब्सटेंसेस है कि जिनका पहले तो टेम्परेचर कुछ जो है वो वक्त तक टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिमिट होती है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन उससे आगे उस लिमिट से जब हम आगे जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी, जैसे सोडियम सल्फेट है, उसमें 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन जो ही हम 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर लेके जाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। यानी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी, हम गैस की सॉल्युबिलिटी हमने देखा कि टेम्परेचर, तमाम गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, बट इन सॉलिड्स देयर आर 4 सिचुएशंस। नंबर 1, बाज़ सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। नंबर 2, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कम होती है। नंबर 3, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी जो है वो स्मॉल इफेक्ट होता है या नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी से। एंड नंबर 4, देयर आर सब्सटेंसेस in which to the some extent if we increase the temperature the solubility increases, but after that the solubility decreases with the increase in temperature. अब हम देखते हैं कि सॉलिड के लिए जो ग्राफ आपकी बुक में दिया गया है ज़रा इसको स्टडी करें। अब यहाँ पर देखिए ये ग्राफ है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है एक्स एक्सिस पे दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में। अब यहाँ पर देखें इस तरफ जो है ये इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। ऊपर जाए तो वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी दी गई है। ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी आपने पहले भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी वाटर में दी गई है डिफरेंट सब्सटेंसेस की। तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो आपको ये उसके कर्व से पता चलेगा। फर्स्ट आपको दिया गया है, ये देखें NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट का दिया गया है। तो जिसका जो है वो ग्राफ जो है वो सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में होता है। तो उन दोनों में जो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटीज दी गई हैं उन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी है। तो अगर ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है यूँ, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ये देखें यूँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यूँ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये देखें ऊपर की तरफ जा रहा है यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, जहाँ एग्जांपल आपने याद कर लेनी है कि पहला जो है वो क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज हो गई सोडियम नाइट्रेट की। सेकेंड का देखें कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2।
अब यहाँ पर देखिए इसका कर्व थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका मतलब है कि इंक्रीज तो होती है लेकिन ये थोड़ी देर बाद जो है इसमें इंक्रीज जो है वो कम हो जाती है, यानी कैल्शियम क्लोराइड की भी इंक्रीज होती है। जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इसकी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो ये एकदम से यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी इंक्रीज हो रही है। थर्ड जो है ये लेड नाइट्रेट इसका कर्व देखें, ये भी सीधी लाइन में है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड का है, तो ये देखें ये बिल्कुल यूं स्ट्रेट लाइन में है और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, यानी इसकी नेग्लिजिबल है, यानी सोडियम क्लोराइड की जो है वो चेंज टेम्परेचर के चेंज करने से सॉल्युबिलिटी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ये थोड़ा सा, ये देखें 30 यहाँ पे इसकी तकरीबन 34 तक है, तो 34 से ये तकरीबन 40 पे चली गई जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी हमने कर लिया तो इसलिए इसका नेग्लिजिबल होता है इफेक्ट। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड का आप देखें, इसका भी जो है वो स्लाइट इसका डिफरेंस आ रहा है कि ये जो है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखें नेक्स्ट जो है आपके पास ये वाला है सीजियम सल्फेट को देखें तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कम हो गई है। ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप देख लेंगे सोडियम सल्फेट का आपको दिया हुआ है, ये फोर्थ जो सिनेरियो मैंने आपको बताया था। फोर्थ में क्या होता है कि ये पहले इंक्रीज हो रही है, कर्व यूं जा रहा है, इसका टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम ऊपर जाते हैं तो फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है उसके बाद इसकी डिक्रीज हो गई है। तो ये 4 जो थे ये सिचुएशंस थी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी के लिए, गैसेस के लिए सेम है, एक ही है, जनरल है रूल है कि टेम्परेचर का डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है सॉल्युबिलिटी के साथ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन सॉलिड के मामले में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि इसमें सारी सिचुएशंस होती हैं कि बाज़ का इंक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ, बाज़ का डिक्रीज होती है सॉल्युबिलिटी, बाज़ की बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता टेम्परेचर, और बाज़ का दोनों होते हैं कि लेकिन आपने इन सारों की एग्जांपल्स याद रखनी है। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अल्लाह हाफिज़।